बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सादिया उबैद खान जीएमआई की तरफ से आप सबको माहौल मकालमा के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। हमारा ये प्रोग्राम माहौल से मुतालिक इश्यूज पर अवेयरनेस पैदा करने के लिए मुमकिन तौर पर हर हफ्ते को किया जाता है, यानी हर इतवार के दिन। और हमारे साथ मुख्तलिफ माहौलियाती मेजबान शबीना फराज के साथ और मेरे साथ हमारे मेहमान होते हैं जो मुख्तलिफ माहौलियात के इश्यूज पर बात करते हैं। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे साथ जीएमआई की सीईओ शबीना फराज हैं, वकार हुसैन हैं, आप डायरेक्टर ईपीएस सिंध हैं, और डॉक्टर सरदार सरफराज साहब हैं, आप चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, वालेकुम सलाम। जी सरदार साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमें सबसे पहले तो ये बताइए कि गर्मी में और हीट वेव में क्या बुनियादी फर्क है। जी, बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम का के लिए मुझे दावत देने का। और गर्मी तो देखिए, वैसे मई और जून रवायती तौर पर गर्म तरीन महीने होते हैं पाकिस्तान में। और लेकिन उसके उसी उसी गर्मी में हम कुछ दिनों को कहते हैं कि ये हीट वेव आ गई। तो बुनियादी तौर पे ये होता है कि जो भी किसी भी स्टेशन का जो एवरेज टेम्परेचर होता है उस महीने का, टेक्निकली डिफाइन इसको इस तरह से किया जाता है। जेनरिक जेनरिक सी डेफिनेशन है डब्ल्यूएमओ की क्राइटेरिया के मुताबिक कि उस एवरेज से 5 डिग्री टेम्परेचर ऊपर चला जाए और 5 दिन तक मुसलसल इसी तरह से 5 डिग्री मोर देन एवरेज फॉर कंसेक्टिव 5 डेज अगर हो, तो फिर हम कहते हैं कि फलां जगह पर हीट वेव आ गई। तो ये एक बुनियादी सी डेफिनेशन है, लेकिन ये प्लेस टू प्लेस थोड़ी सी वेरी भी करती है, कोई हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन नहीं है। यानी कोस्टल सिटीज के लिए तो आप 5 डिग्री के बजाय 4 डिग्री भी ले सकते हैं, 5 दिनों के बजाय 3 से 4 दिन भी ले सकते हैं ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी। तो इस तरह से बुनियादी तौर पे हॉट डेज और हीट वेव के दरमियान ये फर्क है। ठीक है वकार साहब। वकार साहब जी, जी कराची और बिलखुसूस पूरा सिंध गर्मी की लपेट में है, और आप सिंध क्लाइमेट चेंज पॉलिसी के बारे में बताइए। आपने इस पर काम किया है, वो क्या कहती है। जी जी। सिंध क्लाइमेट चेंज पॉलिसी पे कहने से पहले मैं थोड़ा ग्लोबल सिनेरियो भी बताना चाहूँगा, क्योंकि मुझे बताया गया था कि ये आम आवाम की सूझबूझ के लिए भी एक सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस है। एक्चुअली ये जो क्लाइमेट चेंज है, मौसमियाती तब्दीली, ये हम काफ़ी सालों से सुन रहे हैं, और उसका रीज़न भी सबको तकरीबन पता है कि ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन, इसकी वजह से ही टेम्परेचर राइज होता है। और ग्लोबली अगर हम देखें तो हमारी कंट्रीब्यूशन ग्रीन हाउस गैसेस की लेस देन 1 है, जबकि पाकिस्तान इज अमंग्स नाउ आई कैन से अमंग्स टॉप 5 मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज। हम ज़्यादा अफेक्टेड हैं, जबकि हमारा ग्रीन हाउस गैसेस में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। अब ये इसकी वजह से दुनिया पूरी यूएनएफसीसी, आप लोगों ने सुना होगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके तहत कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हर साल हो रही होती हैं, और वो सिर्फ इसलिए होती है कि ये मसाइल बढ़ते जा रहे हैं दुनिया भर में। अब पाकिस्तान में भी इसको मसले को मद्देनजर रखते हुए पहले नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी 2012 में लाई गई, उसके बाद फिर उसको रिवाइज भी किया गया 2021 में, और सिंध ने 2022 में सिंध क्लाइमेट चेंज पॉलिसी ले आए हैं। और सिंध क्लाइमेट चेंज पॉलिसी, जाहिर है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज एड्रेस कैसे किया जाता है। क्लाइमेट चेंज अगर हो जाए तो वो उसको आइदर वी हैव टू अडॉप्ट द चेंजेस और वी नीड टू मिटिगेट, यानी एडाप्टेशन एक्शंस पे जाएंगे या मिटिगेशन एक्शंस पे जाएंगे। अगर इसको उर्दू में बोलूं तो यानी हम अपने आप को मवाक़त के यानी बढ़ाएं, अडॉप्ट करें उसी हिसाब से, यानी रेजिलियंस बढ़ाएं। और अगर मिटिगेशन के एक्शंस लेने हैं तो हम तखफीफ के अमाल बढ़ाएंगे। और जाहिर है इस तरह के एड्रेस करने से ही सब पॉलिसी, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे वो प्रोविंशियल लेवल पे है, उनको उसी एड्रेस किया जाता है। अडॉप्टेशन एक्शंस को बढ़ाया जाता है और मिटिगेशन एक्शंस को बढ़ाया जाता है।
ये सिंध की जो क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है, दरअसल ये इस पे बनने में जरूर टाइम लगा, मगर इसमें प्राप्त स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के बाद, जिसमें स्टेक होल्डर कंसल्टेशन जब मैं कह रहा हूँ, तो वो ना सिर्फ एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स, एक्सपर्ट्स या एनजीओज या सीबीओज, बल्कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें यूनिसेफ हुआ, जिसमें WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हुआ, UNDP है, यूनिसेफ है, इसी तरह इंटरनेशनल एनजीओज में WWF, IUCN वगैरह, सब ने करके बाद में ये एक पॉलिसी तश्कील दी गई। इस पॉलिसी में जाहिर है दोनों एक्शंस बताए गए हैं, एडाप्टेशन एक्शंस और मिटिगेशन एक्शन। एडाप्टेशन एक्शंस में जाहिर है हम फिर इस पॉलिसी में मुख्तलिफ सेक्टर्स बताए गए हैं जिसमें एडाप्टेशन एक्शंस आर रिक्वायर्ड। और इस पॉलिसी के तहत हम एग्रीकल्चर में, लाइव स्टॉक में, फिशरीज में, वाटर रिसोर्सेज में, बायोडाइवर्सिटी पे हो, फॉरेस्ट्री हो, इस तरह के सेक्टर्स में, चाहे सोशो इकोनॉमिक सेक्टर हो, उधर ज्यादातर एडाप्टेशन एक्शन ही लेने हैं, यानी हमें अपनी रेजिलियंस बढ़ानी है। इसी तरह फिर मिटिगेशन एक्शंस भी इस पॉलिसी में बताए गए हैं। मिटिगेशन एक्शंस भी, एनर्जी सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, जिसमें सबसे ज्यादा, वैसे आपको पता भी है, पावर सेक्टर ही कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे ज्यादा। तो एनर्जी सेक्टर हो या इंडस्ट्रीज हो या हमारी ट्रांसपोर्ट हो, इवन एग्रीकल्चर भी आ जाती है, या फॉरेस्ट्री भी, सॉलिड वेस्ट भी, इन सब में हमें मिटिगेशन के एक्शंस लेने होंगे। अब इस तरह पॉलिसी तो आ गई है। पॉलिसी इनफैक्ट इट गिव्स यू रोड मैप, वो आपको एक बात बताती है कि अब सब डिपार्टमेंट पब्लिक सेक्टर के, जैसे ट्रांसपोर्ट हुआ, पब्लिक हेल्थ हुआ, हेल्थ डिपार्टमेंट हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, वो इसके बताए गए एक्शंस की तरफ जाएंगे। अब ये पॉलिसी रोड मैप तो दे दिया, मगर उसके तहत उसको फिर एक्शन प्लान की जरूरत होती है, यानी पॉलिसी का फ्रेमवर्क। जैसे नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी पहले 2012 में लाई गई, 2013 में उसका इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क लाया गया। और इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास अपना ड्राफ्ट इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क तैयार है, और इसको कुछ आखिरी मराहल में है। इस फ्रेमवर्क के तहत असल में वो सब सेक्टर्स को हाईलाइट करती है, और ईच सेक्टर पे, जैसे मसलन मैं मिसाल दूं, एडॉप्टेशन का एक्शन मैं कह रहा हूँ एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जब खुदा ना खास्ता हीट वेव आ गई या ड्राउट्स चल रहे हैं, तो हमें क्या अडॉप्ट करने चाहिए? हमें ऐसे फसल उगाने होंगे जिनकी क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट कम हो, यानी ऐसे इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे फसल जिससे हमें फूड और हंगर का प्रॉब्लम हो जाता है ना, आपको पता है एग्रीकल्चर ही मेन सोर्स है इनकम का, इकोनॉमी का। तो वो उस लिहाज से हमें इवन वाटर की सेविंग के लिए वाटर सेविंग की टेक्निक्स इस्तेमाल करनी होती हैं, जिसमें स्प्रिंकलर इरिगेशन है, ट्रिकल इरिगेशन है, या वाटर को जिसमें कम से कम ज़िया किया जाए और पानी ज्यादा बचाया जाए, ताकि एग्रीकल्चर वो उस लिहाज से ले आए। ये इस तरह के एक्शंस लिए जाते हैं। ऐसे फिर ट्रांसपोर्ट में, और ये शायद लंबी कहानी हो जाए, और ट्रांसपोर्ट में मिसाल में जरूर दूंगा। ट्रांसपोर्ट में इस वक्त आपको पता है कि सबसे ज्यादा एमिशंस की कंट्रीब्यूशन आपको पता होगा इंडस्ट्रीज नहीं है, ट्रांसपोर्ट है, व्हीकल्स है, व्हीकुलर एमिशन है, और जिसका तकरीबन 60 to 70% व्हीकुलर एमिशन होता है। अब इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध में इस वक्त जो पॉलिसी भी कह रही है कि आप मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स ले आए और उसको ज्यादा से ज्यादातर नेटवर्क बढ़ाएं, जिसमें आप चंद लाइन, रेड लाइन और ग्रीन लाइन, और इसी तरह पर येलो लाइन आएगी, ऑरेंज लाइन आएगी, मगर हम हर एक का क्लाइमेट चेंज इनफैक्ट क्रॉस कटिंग सब्जेक्ट, एक बंदा या एक डिपार्टमेंट इसको हल नहीं कर सकता, इंडिविजुअल भी अपना रोल प्ले करेगा। हम अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे। थैंक यू वकार साहब, हम आपसे फिर बात करेंगे। सरदार साहब, सरदार साहब जी जी। ये बताइए कि क्लाइमेट चेंज हीट वेव को मुतासिर करता है या बढ़ाता है उसकी इंटेंसिटी को? जी बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट वेव की फ्रिक्वेंसी भी बढ़ गई है और उसकी सिवियरिटी भी बढ़ गई है पहले के मुकाबले में। आपको याद दिलाऊं, 2022 में बड़ी सीवियर हीट वेव आई थी, और उसको जो एक इम्पीरियल कॉलेज लंदन वालों का एक साइंटिस्ट का एक ग्रुप है जो क्लाइमेट वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन के नाम से, तो वो उसको फिर क्लाइमेट चेंज
किसी भी फिनोमेना को क्लाइमेट चेंज से लिंक करने के लिए एक स्टडी करते हैं बाकायदा, तो उसमें ये फाइंड आउट किया गया था। और अभी ये जो साउथ पाकिस्तान में तो अभी हीट वेव की शुरुआत हो रही है, साउथ ईस्ट एशिया में तो अप्रैल से चल रही है, तो इस पे भी उनकी स्टडी आ चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो फाइंडिंग है वो ये है कि अगर क्लाइमेट हमारी वार्म ना हुई होती, यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग ना हुई होती, 1.1 कहीं पर हो, कहीं पर 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर बढ़ चुका है प्री इंडस्ट्रियल ईरा से, तो आपको यही हीट वेव एक एक एटलीस्ट एक डिग्री से 1.5 डिग्री कम एक तरह से टेम्परेचर मिलता है, यानी एक या एक। हेलो वकार साहब, जी ये बताइए कि जी सिंध क्लाइमेट चेंज पॉलिसी जो है वो इसकी तश्कील में आपका हाथ रहा है? क्या ये पॉलिसी सिंध के मसाइल, माहौलियाती मसाइल हल उनका हल पेश करती है? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अभी आपको चीजा चीजा चीजें बताई जिसमें मैंने ये जी सेक्टर्स गिनवाए, यानी वो हर सेक्टर को एड्रेस कर रही है, मिशन। चाहे वो जी सोशो इकोनॉमिक सेक्टर हो जिसमें क्लाइमेट चेंज के हवाले से मुख्तलिफ हमें स्ट्रेटेजिक आउटकम्स बनाए हुए हैं जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान बताता उसमें बताए जाएंगे। इसी तरह उसके कौन से इंडिकेटर्स हैं, किस तरह कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी और क्या क्या एक्शन लेंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, चाहे इरिगेशन हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, फॉरेस्ट्री हो। ये इस तरह के 13 के करीब ऑर्गेनाइजेशंस पहले ही हाईलाइट कर दी गई थी, जिनमें मैंने नाम अक्सर के ले लिए, मैं दोबारा भी ले रहा हूँ। मैं दोबारा ले रहा हूँ: एनवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ, जी फॉरेस्ट, जी पीडीएमए, इरिगेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री वगैरह। ये तकरीबन 13 के करीब ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है इसमें। तो वो सबके फोकल ठीक है। पर्संस ऑलरेडी नॉमिनेट करवाए दिए गए हैं, जिन पे ओके। उनको फोकल पर्सन इसलिए उन डिपार्टमेंट को कहा गया है कि नॉमिनेट करें, ताकि इस पॉलिसी के लिए उनको हम अवेयर भी करें और उसको फिर गाहे बगाहे इम्प्लीमेंटेशन एक्शन के लिए कह सकें। अब जैसे वाटर रिसोर्सेज की है, अब पहले तो आपको ये भी बताऊं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध वैसे ही एनवायरमेंटल क्लाइमेट चेंज के एक्शंस ले रही थी जब नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी के लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें कहा गया था। मसलन मैं मिसाल दे दूं वाटर सेक्टर पे, वाटर के जब इश्यूज आते हैं तो आपको पता है फ्लड्स हमारे पास अभी बहुत ज्यादा आए। अभी हम उसको उस तरह से तो नहीं हैंडल कर सके, मगर उस पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक्शन लिए हैं। मसलन जब इस तरह के फ्लड्स आएंगे तो हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्कीम्स बढ़ानी होंगी। गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास स्मॉल डैम के तकरीबन 50 डैम उसमें लगाने हैं, जिसमें 10 के करीब लग चुके हैं, जिसमें मैं 2 तो खुद डेजर्ट एरिया में देख चुका हूँ। तो इस तरह वो 50 पहले फेज में है, फिर ये आगे चल के अल्टीमेटली 200 से ऊपर कह रहे हैं ये स्मॉल डैम्स जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड है, नॉट ओनली एग्रीकल्चर सेक्टर में, मगर हम क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अर्बन प्लानिंग और ये भी इन्वॉल्व होती है, तो उसमें अर्बन सेक्टर में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के हम टाउनशिप में, मसलन कराची में एक मिसाल आपको बहरिया टाउन को दे सकते हैं। बहरिया टाउन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज देयर, इज एग्जिस्टिंग। अनफॉर्चुनेटली जो कराची के दूसरे इलाके में भी जो स्टॉर्म सीवर्स हैं उसको कचरे से भरे हुए हैं या वो ब्लॉक हैं, तो वो इसको पूरा रिवैम्प करना पड़ेगा, पूरा रिस्टोर करना पड़ेगा। इसी तरह हर जगह पे जहां जहां नई डेवलपमेंट होगी, चाहे वो टाउनशिप में हो या हम अर्बन एरियाज में हो या रूरल एरियाज में, तो उसको उसकी मुताबिकत रखनी चाहिए, यानी अडॉप्ट करें, रेजिलियंस बढ़ाएं, चाहे हाउसिंग क्यों ना बनाएं, चाहे हम अपनी ऐसी स्ट्रक्चर्स जो बना रहे हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो कन्वेंस से रिलेटेड हो, तो वो उसको हमारे नीड्स के मुताबिक, इसकी क्लाइमेट चेंज की नीड्स के मुताबिक ही बने। तो ये चीजें सब पॉलिसी बता रही है। वो सिर्फ वाटर सेक्टर नहीं, वो एग्रीकल्चर में, हाँ एग्रीकल्चर में मैं मिसाल देना चाहूंगा। एग्रीकल्चर में ऐसी क्रॉप्स जो कि सिर्फ हीट रेजिस्टेंस नहीं, कहीं हमें सी इंट्रूजन का बहुत बड़ा मसला है। हम इस क्लाइमेट चेंज का जो पानी कमी होती है रिवर में, जब रिवर में कमी होती है तो आपको पता है डेल्टाइक रीजन ऑलमोस्ट ड्राई रहते हैं। तो उधर जब डेल्टाइक रीजन में कम पानी होगा तो वो उसकी कोस्टल बेल्ट पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है।
और सबसे ज्यादा सी इंट्रूजन जो लाखों एकर्स में हमारे यहाँ सिंध में हो चुकी है, वो उसको बनाने के लिए तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट चाहिए, जिसमें कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी का मैंने कहा, उनको सबसे पहले हम कुदरती आफात को तो इस तरह नहीं हम फौरन कोई एक्शन ले सकते, ये जरूर करेंगे कि हम मैंग्रोव फॉरेस्ट या प्लांटेशन बढ़ाएं अलोंग द कोस्ट लाइन, वो जो हो भी रहे हैं, हो भी चुके हैं। दूसरा हमें सबसे महंगा थोड़ा प्रोजेक्ट है, वो कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक प्रोजेक्ट है कोस्टल हाईवे, जो कि पूरी कोस्ट लाइन जो 250 से अबव है उस पे बनाना चाहिए। जब वो रोड बनता है वो एक्चुअली एम्बैंकमेंट होती है, वो एक बैरियर होता है जो पानी की रुकावट भी बनती है, यानी सी इंट्रूजन की रुकावट बनेगी। तो इस तरह के बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, वो इस पॉलिसी के तहत, इसके फ्रेमवर्क में भी इस तरह की बताई गई है जो हमें करने हैं। ऐसे एनर्जी में हम कर चुके हैं, सिंध सबसे आगे है। हम रिन्यूएबल एनर्जी के इस वक्त अराउंड 1700 मेगावाट, जिसमें 6000 से ज्यादा हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंध की टोटल रिक्वायरमेंट जो है 6000 मेगावाट से कम है, उसमें से 1700 मेगावाट के करीब सिर्फ हम एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज विंड एनर्जी से कर रहे हैं, और 100 से ज्यादा हम सोलर से कर रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट की तरफ। सोलर तो बहुत है जो इंडिविजुअल, मैंने वो उसको काउंट नहीं किया है। तो ये सब वो एक्शंस ही हैं जो एक्चुअली आपकी ग्रीन हाउस गैसेस की वो कम करने वाले एक्शंस हैं। इस पे नो डाउट हमें आगे चल के अभी भी कुछ प्रोजेक्ट हैं जिसमें हम कार्बन क्रेडिट्स करवाते हैं, जो हम अर्न करें, उसकी इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट आए, जिसमें मैंग्रोव फॉरेस्ट में डेल्टा ब्लू 1 के नाम से एक प्रोजेक्ट है, और डेल्टा ब्लू 2, जिसके आपको पता होगा कि मैंग्रोव फॉरेस्ट हर दरख्त पे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने की कुवत होती है, मगर मैंग्रोव में अल्लाह ताला ने 4 गुना ज्यादा रखी है, और उसका प्रोजेक्ट सिंध ही है वाहिद जहां पे ये प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। इसको 1.5-2 साल हो चुके हैं, और इसका सेकंड प्रोजेक्ट जो है डेल्टा ब्लू कार्बन 2, वो भी पाइपलाइन में। इस तरह के एक्शंस वो बिल्कुल हो रहे हैं सर। थैंक यू वकार साहब। जी शबीना, आपने इस तरह की अवामी स्टोरीज की हैं जिसमें खवातीन बिलखुसूस हीट वेव से मुतासर हुई हैं, गर्मी से उनका किचन में काम होता है, हीट वेव उन हीट वेव के दिनों में वो ज्यादा मुतासर होती हैं। आप अपने कोई एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कीजिए इस सिलसिले में। बहुत शुक्रिया सादिया, मुझे लग रहा था आप मुझे भूल चुकी हैं, तो आपको नहीं बहुत शुक्रिया आपने मुझे वक्त दिया। हमारे दोनों एक्सपर्ट है माशाल्लाह, ज़ाहिर है इनका हमारा कोई मुकाबला नहीं है, तालिब इल्म इनसे सीखते हैं। लेकिन मैं आपकी बात का जवाब तो देती हूँ, लेकिन मैं वकार साहब से कहूँगी कि एक स्टडी आई थी चंद साल पहले, और डॉक्टर शौकत थे जो इस वक्त कनाडा में हैं। उन्होंने वो स्टडी की थी कि सिंध के कई शहर जो हैं वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से हीट के हॉट स्पॉट बनेंगे, जिसमें कराची भी था, लाहौर, हैदराबाद था, सक्कर था, नवाबशाह था। तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि इस क्लाइमेट चेंज पॉलिसी में कोई अर्बन एरियाज के लिए भी चीजें हैं, और भले ये जवाब इसका बाद में दे दें वकार साहब। और कराची के लिए इसमें क्या है, इतना बड़ा शहर है और बहुत बड़ी आबादी के साथ वल्नरेबल है बहुत ज्यादा। तो जैसे आपने सी इंट्रूजन की बात की, तो जाहिर है अगर सी लेवल राइज होता है तो खतरा कराची को ही होता है। और सीमेंट का जंगल बन चुका है ये शहर, और पुराना शहर आपने देखा कि 2015 में इस तरह से हीट आइलैंड इफेक्ट हुआ, और वो पुराने शहर ने भुगता, बहुत से लोग जान से हाथ धो बैठे, बीमार हुए। हमारे पास सही फिगर भी नहीं है उसके हवाले से। तो क्या ये पॉलिसी कराची के मसाइल को और अर्बन एरियाज को एड्रेस करती है? और सादिया, आपकी बात का जवाब यह है कि बिल्कुल मैंने इस पर बहुत काम किया है क्लाइमेट चेंज और जेंडर के हवाले से। और 2008 तक तो इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि खवातीन पे अलग से जायजा लिया जाए। लोग ये समझते थे कि सब पे होता है एक जैसा असर, लेकिन खवातीन पे इसका ज्यादा होता है, क्योंकि खवातीन का जो माशरे में किरदार है वो अलग तरह से, अगर देही सोसाइटी में खातून को देख लें तो नेचुरल रिसोर्सेज से वो बराह रास्त मुतालिक होती है। घर का पानी लाना उसका काम है, तो अगर घर के करीब नदी नाले खुश्क हो जाते हैं तो उसे फिर पैदल चल के बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। ठीक है, फिर उसकी हेल्थ हाइजीन तो सारी कंप्रोमाइज होती है। फिर अगर फसलें अच्छी नहीं होती हैं और बारिश आ जाती है, आंधियां चल जाती हैं, फसलें खराब हो जाती हैं, तो खवातीन को जो थोड़ी बहुत उनकी इनकम होती है कि वो खेतों में काम करती हैं, कपास चुनती हैं, या दूसरे फसलों के साथ वो अटैच होती हैं,
तो उनके लिए जब फसल खराब हो जाती है तो वो जो छोटे छोटा उनका लाइवलीहुड है वो भी जो है ना वो सफर करने लगता है, उनके पास काम नहीं होता। इस तरह बहुत सी चीजें हैं। अगर अर्बन एरियाज में आप देखें तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, पुराने इलाकों में आप सिस्टम देख रहे हैं, छोटे छोटे फ्लैट में पूरा पूरा कुंबा आबाद है, 10-10 लोग रह रहे हैं। तो उसी में जाहिर है किचन भी है, जो किचन की इमिशंस है वो भी मौजूद है, हवा नहीं है। तो वो खवातीन इस हवाले से, हमारी बुजुर्ग और खवातीन और बच्चे बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, इसलिए कि मर्द तो बाहर चला जाता है, गर्मी होती है बाहर जाकर सड़क पे बैठ जाएगा, खवातीन नहीं जा सकती। इसी तरह आप गाँव में देख लें, अगर पानी नहीं है तो वो मर्द जाके नदी नाले में नहा के आ जाएगा, लेकिन खवातीन नहीं जा सकती। इवन कि हमने सैलाब में भी देखा कि बहुत से केपीके के इलाके थे जहाँ फौजी पहुंच के लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे, तो वहां के लोग लड़ रहे थे कि नहीं आप हमारी खवातीन को हाथ नहीं लगाएंगे, मरने देंगे, क्योंकि फिर फौजियों ने और पुलिस ने उनको हटा के फिर किया। तो हमारी सोसाइटी के जो ट्रेडिशन है और जो इसका ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, उसमें खवातीन हमारी बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। अच्छा, सरदार साहब, सरदार साहब, वकार साहब, जी जी सरदार सरदार, साहब मौजूद है? जी जी, सरदार साहब, हीट वेव से बिलखुसूस कौन से सेक्टर ज्यादा मुतासर होते हैं, या कौन से इलाके ज्यादा मुतासर हैं? जी देखिए, जो हमारे सिंध भर के तमाम शहर हैं और पंजाब का खासकर मैदानी इलाके जितने भी हैं, आपने नोट किया होगा कि मैक्सिमम टेम्परेचर्स हाई 40s में और बल्कि 50 को भी क्रॉस कर जाता है जब हीट वेव कंडीशंस होती हैं। तो उसमें कराची तो होता ही है, कराची से आप बाहर निकले तो हैदराबाद, नवाबशाह, लाड़काना और बिलखुसूस जैकोबाद में आप जैसे दूसरा जो हीट इंडेक्स होता है, यानी हाई ह्यूमिडिटी के साथ जो टेम्परेचर एक तरह से, तो वो पहले भी जैसे शबीना साहबा ने बताया, एक स्टडी आई थी कि उसमें ये कहा गया था, और कुछ मिडल ईस्ट के शहर हैं और उसमें हमारे कुछ सिंध के उसमें जैकोबाद भी शामिल है और कोई एक आध शहर और भी शामिल है कि जिनमें टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, साथ साथ हीट इंडेक्स भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो उस वजह से आपके जितने जाहिर है कि मुख्तलिफ सेक्टर्स मुतासर होते हैं, हेल्थ सेक्टर, यानी सबसे पहले तो हीट वेव जब आती है तो आपकी मतलब हम सब की एक तरह से इंसान की जो एफिशिएंसी होती है वही वही शायद डिस्कनेक्ट हो गया सरदार साहब। मैं जब तक वकार साहब से एक सवाल पूछ लूं, वकार साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? वकार साहब, जी 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 जी, जी जी वकार जी साहब आ रही। जैसे आपने आपने डैम्स की बात की कि डैम्स जी बनाए जाएंगे, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। स्मॉल डैम्स जो है वो हमारी तरजीहात है। अभी बलूचिस्तान में पिछले 2-3 साल में काम हुआ था, तकरीबन 100 डैम बनाए गए थे। मैंने उस पर एक बहुत इन डेप्थ स्टोरी भी की थी। लेकिन पिछले साल का जो सैलाब आया, सॉरी 2 साल पहले, 2022 का, और जो बारिशें हुई थी, तो उसमें तकरीबन बहुत ज्यादा, मेरा फिगर नहीं है इस वक्त, लेकिन बहुत ज्यादा हम्म। डैम जो थे वॉश आउट हो गए, बह गए। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? असल में अगर आप डैम जब बना रहे हैं तो वो प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होगी, यानी अर्धन डैम जो कहलवाते हैं, एक्चुअली इंजीनियरिंग जुबान में अर्धन डैम उसको कहते हैं जिसमें ज्यादातर स्ट्रक्चर जो हार्ड होती है, जिसमें कंक्रीट का यूज या स्टील स्ट्रक्चर नहीं होती, तो उसका हेवी फ्लड्स में डिस्टर्ब हो जाना, बह जाना चांसेस होते हैं। अब मैंने जो खुद डेजर्ट एरिया में देखे हैं, 2 डैम देख चुका हूं मैं। डेजर्ट में सबसे मुश्किल होता है बनाना, रोड भी बनाना मुश्किल होता है, डैम बनाना भी। तो वो आप भी जा सकती हैं इस्लाम कोर्ट से आगे, इवन वो जो नगर पार्कर की एरिया में आपको इसी तहसील यानी इस्लाम कोर्ट और नगर पार्कर, इसमें दोनों डैम नजर आ जाएंगे, दूसरे और जगहों पे भी है। मैंने देखे मैंने देखे उनकी हैं स्ट्रक्चर उनकी स्ट्रक्चर्स आपने अगर देखी होंगी तो वो अर्धन नहीं है, जो मैं अर्धन कह रहा हूँ, यानी कच्चे सिर्फ मिट्टी की नहीं है। और नो डाउट जब हमें कुछ और नहीं है तो वो अर्धन बनाने चाहिए, ये नहीं कह रहा हूँ कि ना बनाए। हम अपने वसाइल, कभी वो इतने हैवी फ्लड्स नहीं भी आते तो वो उसको पानी रिस्टोर कर ले। बलूचिस्तान में सिंध से ज्यादा जरूरत है, बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा इस तरह के डैम्स बनने चाहिए। अभी वो गवर्नमेंट पर है, मगर इतना अप्रैल में फर्स्ट टाइम है, ये 60 साल का रिकॉर्ड टूटा है कि अप्रैल में इतनी कभी मानसून जैसी बरसातें नहीं हुई जो अब हुई है।
अब उसूलन ये अगर 2010 से आप हिस्ट्री को थोड़ा पीछे चले जाएं, वो सिर्फ सिंध में नहीं, बलूचिस्तान और दूसरी जगहों पे भी बरसातें हुई थी। तो हम 10-12 साल गुजार दिए, क्या हमने उस टाइम पे इस अभी तक क्यों नहीं प्लानिंग की है? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी, सिंध के लिए भी थी, ऐसे दूसरे सूबों के लिए भी थी। उसमें कहा गया था कि ये 2022 तक यानी 10 इयर्स के बाद कोई ऐसा है आएगा फ्लड। अब जब गवर्नमेंट को बताया जाता है तो वो रेलेवेंट डिपार्टमेंट, अब इधर मैंने कहा क्लाइमेट चेंज हो चाहे एनवायरमेंट हो, क्रॉस कटिंग सब्जेक्ट है, जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट बनता है उसको एक्शन लेना चाहिए। इधर इसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट का रोल आता है, तो उसका रोल हर सूबे में जहां जहां पे भी है उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए, ना कि वो खुदा ना खासा तबाही हो जाए फिर हम जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, तो तब तक हम इकोनॉमिकली वैसे ही पीछे होते जा रहे हैं। अगर हम पहले इस तरह करते, और अभी भी देर नहीं है, जो कुछ चलो हो चुका, तो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, चाहे स्मॉल डैम्स हो, चाहे कुछ ऐसी चीजें, ऐसे बहुत सारे अवामिल हैं। आपने अभी अभी बात की अर्बन एरियाज की, तो जैसे कराची में, ऐसे आपको पता होगा लाहौर में ऐसे अर्बन वाटर हार्वेस्टिंग का, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्कीम बनी है। उसमें नीचे ही जेर जमीन बड़े किस्म के वो समझ लें टैंक्स बना दिए गए हैं। तो ऐसे हम कराची में भी बना सकते हैं। तो ऐसे हम हर बड़े शहर, हैदराबाद हो, सखर हो, उधर हम कर सकते हैं। एक तो हम उसको पानी को मैनेज कर लेते हैं, एक तरीका। दूसरा, हम पानी की वैसे ही कमी आती है तो वो जब पानी शॉर्टेज हो जाए तो वो यूटिलाइज भी हो जाएगा। ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स की नीयत होनी चाहिए। और अर्बन प्लानिंग में सबसे ज्यादा रोल है इसका, क्लाइमेट चेंज के एडाप्टेशन एक्शंस का। जितनी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, क्या हम वो कह सकते हैं कि वाकई में वो ग्रीन बिल्डिंग की तरफ है, या वो एडाप्टेशन के कंसिडरेशन करते हुए कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी के प्रिंसिपल्स को मीट कर रहे हैं? अक्सर नहीं है। उसमें सबको रोल प्ले करना पड़ेगा। इसी तरह आपने अभी हॉट स्पॉट्स की बात की, वो भी मैंने वो एग्जैक्टली वो रिपोर्ट जो आप रिसर्च है वो मैंने नहीं देखी। बाकी मैंने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ, वो उसमें साउथ ईस्ट एशिया के बारे में है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, जिसमें पूरे साउथ ईस्ट एशिया में हॉट स्पॉट बताए गए हैं, जिसमें पाकिस्तान के हर सूबे में बताया गया है। उसमें किसी में 2 शहर हैं, किसी में 3 शहर हैं, और अनफॉर्चुनेटली सिंध इज द मोस्ट वल्नरेबल अमंग्स दैट पाकिस्तान से रिलेटेड साउथ एशिया एशिया की जो रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक, उसमें हमने पहले नहीं सुना था मीरपुर खास का नाम। उसमें मीरपुर खास का भी नाम है, हैदराबाद का भी नाम है, सखर का भी नाम है। हम नवाब शाह, अगर आप थोड़ा 20-25 साल पीछे चले जाएं, नवाब शाह 20-25 साल से पहले इतना नहीं सुनने में आता था हॉट टेम्परेचर। अब बहुत ऐसे आप थरपारकर में भी कभी छाछरो जैकबाद से बढ़ जाता है। तो वो वेदर पैटर्न्स चेंज होते रहे, चेंज होने का सबूत ये अभी है आपको, जो अप्रैल में हुआ है। इससे अल्हम्दुलिल्लाह सिंध फिर भी बच गया है, मगर दूसरे सूबे जहां जहां पे व्हीट क्रॉप नहीं हार्वेस्ट हुई थी तो वो तो तबाह हुई है। तो इस तरह जहां पे ये वेदर पैटर्न्स जब चेंज होते हैं, तो वो सबसे ज्यादा मोस्ट वल्नरेबल एग्रीकल्चर सेक्टर है। अगर आप वेदर पैटर्न चेंज होने का मैं और मिसाल दे दूं, मैं खुद एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मेरे आबा अजदा के लिहाज से तब भी वो मुझे आइडिया है। 2022 के फ्लड में हम 3 क्रॉप मिस की। हमारे ऑर्चर्ड्स गए स्टैंडिंग वाटर की वजह से, हमारा राइस नहीं हुआ, हमारा व्हीट नहीं हुआ, इवन कॉटन नहीं हुआ। तो अब ये वेदर पैटर्न्स चेंज हुए थे इसलिए, क्योंकि हमारी कब होती है मानसून की बारिश? 15 जुलाई से 15 अगस्त रही है, वो तो अब 15 सितंबर से आगे चली जाती है। जब आप एक एक महीना आगे बरसातें चलेंगी तो वो जो क्रॉप का टेन्योर है, टाइम है, वो तो खत्म हो जाता है। जैसे मैं आपको मिसाल दे दूं, इसकी जो कॉटन की ग्रो करते हैं वो मई से शुरू करते हैं। इसी तरह व्हीट का जो ग्रोइंग होता है वो सर्दियों में होता है, दिसंबर और उसमें। अगर वेदर पैटर्न्स चेंज होंगे तो वो क्रॉप पे इम्पेक्ट आता है, क्रॉप पे इम्पेक्ट आता है तो हमारी फूड और हंगर का प्रॉब्लम होता है। ये कनेक्टेड है सब चीजें। जी म्यूट म्यूट है साथी, आपका म्यूट है। थैंक जी यू वकार साहब। मैं शबीना से चाहूंगी, हम वक्त की कमी का शिकार हैं, आप से ओह, चाहूंगी अब खैर प्रोग्राम के इख्तितामी कलमात आप। अच्छा, मैं वैसे एक सवाल छोड़ के जा रही हूँ वकार साहब, आपके लिए बाद में बता दीजिएगा।
मैं चाह रही थी कि ये जो हमारी सूबाई पॉलिसी क्लाइमेट चेंज बेहतरीन है अपनी जगह, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कराची के हवाले से, क्योंकि हमारा प्रोग्राम ज्यादा कराची में देखा जा रहा है, तो मैं चाह रही थी कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम कराची के लिए भी कोई क्लाइमेट चेंज प्लान तैयार कर सकें, जैसे देखें ना, पहले नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी थी, क्लाइमेट चेंज पॉलिसी आई थी, हमने सूबाई बनाई, तो हम जिलाई सतह पे बना सकते हैं, शहरी सतह पे बना सकते हैं, तो उससे हम नैरो डाउन होकर ज्यादा अच्छे से